तो बच्चों आज हम समझेंगे अकाउंटिंग एक सिस्टम समझ अकाउंटिंग का सिस्टम समझने के लिए एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, ताकि जिस जिस बच्चे को अकाउंटिंग और कुछ बेसिक टर्म जैसे एसेट्स लायबिलिटीज क्या होती है एग्जैक्टली कैसे आसानी से उसे हम समझ सकते हैं, तो उन सब के लिए एक एग्जांपल में ही कवर हो जाएगा बहुत सारी चीजें। तो देखिए कैसे, तो देखिए अकाउंटिंग मान लेते हैं एक लड़का है राम, ठीक है, उसको कुछ अपना बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस। ये बात क्लियर है कि अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस की होती है बेटा, ठीक है, किसी ऑनर की नहीं होती है। अब राम ने क्या किया, कहीं से भी ना 10,000 रुपए इकट्ठा किए, क्लियर है, और सोचा अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूं, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूं। तो अब वो सोचता है ऐसा कोई बिजनेस जिसमें उसको डेली बेसिस पे इनकम हो, यानी कि डेली सेल हो, डेली रेवेन्यू आए, है ना, डेली इसका इनकम हो, क्रिएट हो, जनरेट हो। तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ मैं खाने का काम स्टार्ट करूं, क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे सेल होती है, तो डेली बेसिस पे आपका रिटर्न आता रहता है ना। तो उसने कहा आजकल सबसे ज्यादा ट्रेनिंग में चल रहा है मोमोज, तो उसने कहा ठीक है मैं मोमोज का काउंटर डालता हूँ। तो अब इमेजिन कर लीजिए एक मोमोज का काउंटर थोड़ा इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ नीचे उसने नाम डाल दिया, कोई भी कुछ भी नाम ले लो, लिख लो वर्ल्ड ऑफ मोमोज, ठीक है, वोम नाम से उसने स्टार्ट कर दिया, क्लियर है। यहाँ उसने रेट लिख दिया, क्लियर है, उस नाम तो देना ही था, बिना नाम के तो कोई भी मोमोज वाला आपको दिखेगा नहीं, है ना। और अब उसको क्या चाहिए, अब उसको ये काउंटर बनाने के लिए उसने स्टडी की, इसको क्या क्या चाहिए, इसको चाहिए स्टीमर, स्टडी में स्टीमर चाहिए, गैस चाहिए, टेबल चाहिए, ठीक है, और बाहर लगाने वाला एक बोर्ड चाहिए, और ये समझ लो काउंटर भी चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो बने बनाए खरीदता है तो उसको डेली बेसिस पे रॉ मटेरियल चाहिए और डिस्पोजल्स चाहिए जिसमें वो सर्व करेगा, ठीक है। तो ये उसने थोड़ी स्टडी की और ये सब उसने खरीदना चालू किया, ये सब उसने खरीद दिया, ये समझ लो। स्टीमर उसने खरीदा, स्टीमर आता है अराउंड 1,000 रुपीज का, गैस सिलेंडर 1,000 रुपीज का, टेबल उसने 1500 की खरीद ली, बोर्ड उसने जो बाहर लगाते हैं वो उसने 1,000 रुपीज का खरीद लिया, ठीक है, और काउंटर जो है वो 2,000 का खरीद लिया। तो ये उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1 2 3 4 6 5 6,500 6,500 रुपीज उसने इन सामान में लगा दिए। अब उसको पता है अच्छे से कि रॉ मटेरियल जो है, डिस्पोजल जो है वो डेली बेसिस पे खरीदने, तो कभी पहले दिन उसने 300 रुपए के खर्च कर दिए, चलो 1 रुपए का एक पीस समझ के, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं तो जानते हैं कि मोमोज रॉ मटेरियल रॉ जो आता है वो सस्ते ही आते हैं, तो उसने ये सब खरीद दिया। अब उसके पास 10,000 थे, अब ध्यान से समझना, तो 10,000 उसने एक बिजनेस में लगाया। अब जैसे ही उसने ये नाम दिया ना, ये उसकी कंपनी हो गई वॉम, वर्ल्ड ऑफ मोमोज, क्लियर है। और ये सारे आइटम जो उसने खरीदे हैं, ये किसके लिए खरीदे, इसके लिए खरीदे हैं, ये भी जो है वो इसका है, क्लियर है। तो 10,000 इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ये बात क्लियर हो गई, ये चीज उसने खरीदी है और इस पे भी उसने पैसा खर्च किया है, ठीक है। अब ये जो सामान है किसका है, ये वॉर्म का है, यानी कि वर्ल्ड ऑफ मोमोज का है। इस चीज को आप क्या टाइटल दोगे, एसेट्स। क्यों? क्योंकि हर वो चीज जिसपे कंपनी का मालिकाना हो, कंपनी कौन होगी, वॉर्म, क्योंकि भैया 10,000 वॉर्म को मिले, है ना, तो वॉर्म जिंदा हो गया, मतलब कंपनी जिंदा होगी, ठीक है, ऑनर हो गया राम। अब जो भी सामान खरीदेगा वो किसका होगा, वॉर्म का होगा, क्लियर है, उस पर हक किसका हुआ, वॉर्म का हुआ। तो स्टीमर खरीदा, गैस खरीदा, टेबल खरीदा, बोर्ड खरीदा, काउंटर खरीदा, वो किसका है, वॉर्म का है, उस पे राम का कोई हक नहीं है, वॉर्म का हक है। रॉ मटेरियल डिस्पोजल वो भी वॉर्म के, कस्टमर आएंगे जो मोमोज खाएंगे वो भी कस्टमर किसके हैं, वर्ल्ड ऑफ मोमोज के, राम के नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो बिजनेस की है। ये बात क्लियर हो गई। तो जब एसेट्स की डेफिनेशन बताई थी, हर वो चीज जिस पे कंपनी का मालिकाना हक हो और आज के साथ साथ फ्यूचर में भी बेनिफिट दे, तो ये सारे उसके एसेट्स हो गए। अब ये एसेट्स वो हैं जो 1 साल से ज्यादा टाइम तक चलेंगे, ये मान के चल रहे हो, ये डेली बेसिस पे, तो ये करंट एसेट्स में आ गए, ये फिक्स्ड एसेट्स में आ गए। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये उसने सामान खरीद दिया, अब वो डेली बेसिस पे चालू हो जाएगा, कभी 300 रुपए खर्च करेगा, कभी 400 रुपए की मोमोस लाएगा, जैसे जैसे उसकी सेल बढ़ेगी उस हिसाब से वो मोमोस के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, डिस्पोजल के ऊपर खर्च करेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, अब उसने अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए उसने एक सिस्टम को फॉलो किया कि एक
एक उसने कहा काउंटर पे वो कॉपी रखेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, कॉपी रखेगा जिसमें जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन पैसे की टर्म में हो रही है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, पे किस किस माध्यम से करोगे, कोई खर्चा हुआ, कोई नुकसान हुआ, जो भी है ना, वहां देना पड़ रहा है। रिसीव यानी कि आपने सेल किए तो वो आप इसमें मेंशन करोगे, ठीक है, कोई सेल हो रही है वो आप उसमें मेंशन करोगे, परचेज हो रही है वो आप उसमें मेंशन करोगे। ये बात क्लियर हो रही है? तो उसने काउंटर पे कॉपी रखा, और नॉर्मली ऐसा होता है, अगर आप किसी चाइनीज पॉइंट पे भी जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आप बोलते हो भैया मुझे ये खाना, तो वो पहले कॉपी में लिखेगा, फिर छोटू को अंदर ऑर्डर देगा, राइट, फिर आपको टोटल करके बताएगा कि इतने पैसे हुए, आप खाते हो और पे कर देते हो, है ना। तो वो क्या कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग एक्चुअली, है ना। तो जो अकाउंटिंग की जो सबसे पहला वर्ड है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, वो सबसे पहले जो डेली बेसिस पे हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब जितनी भी काउंटर पे डेली बेसिस पे सेल्स हो रही है, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, वो उसमें लिख दे रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने, अगर हम मैन्युअली बात करें, तो उसने अलग अलग कॉपीज बना रखी है, समझ लो। एक सेल की कॉपी हो गई जिसमें डेली बेसिस की सिर्फ सेल को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, हाँ है ना। इसमें परचेज यानी कि जो भी खरीदा है वो डेट डाल के इसमें मेंशन करेगा, ठीक है। इसमें क्रेडिट, जिसने उधार में खरीदा हो वो इसमें मेंशन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका कैश वाला, कि जिसने कैश में खरीदा है ना, वो कैश से रिलेटेड जितना भी है इसमें आ गया, ठीक है ना। एक आ गया सिर्फ रॉ मटेरियल से रिलेटेड, एक आ गया कुछ भी कस्टमर से रिलेटेड, कुछ भी, मतलब कॉपीज ऐसा बना रखा है जिसमें वो मेंशन करना चाहता है, ठीक है, जिससे उसका एग्जैक्टली कैलकुलेट हो एक्चुअली, कि मंथ जब महीना खत्म हो तो वो आसानी से कैलकुलेट कर पाए कि उसने पूरे महीने में कितने पैसे उसने खर्च किए हैं, राइट, और कितने की सेल हुई है, उसका डिफरेंस जो निकलेगा वो उसका प्रॉफिट निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखो इसमें तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसने क्या किया, डेली बेसिस पे ऑन द स्पॉट जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो इसमें रिकॉर्ड कर रहा है, लिख रहा है, और फिर जैसे उसका टाइम मतलब खत्म हो रहा है, फ्री टाइम में एक बंदे को उसने देखा है कि भैया सेल की कॉपी उठाओ, आज की डेट डालो, कितनी सेल हुई लिखते जाओ, परचेज की कॉपी उठाओ, आज की डेट डालो, परचेज लिखते जाओ, क्रेडिट में जिसने सिखाया उसमें डालते जाओ, है ना, कैश में जिसने कहा है डालते जाओ, एडवांस जिसने पेमेंट किया है वो लिखते जाओ। इससे क्या होगा, मंथ एंड जब होगा, जैसे ही मंथ एंड हुआ, अब वो क्या करेगा, सबसे पहले सेल की कॉपी उठाएगा, ठीक है, सेल हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, टोटल सेल, तो सेल का टोटल करेगा, ये अमाउंट आया, फिर उसमें से माइनस कर देगा एक्सपेंस, तो जितने भी एक्सपेंस हुए वो माइनस कर दिए, उसके बाद माइनस क्या, कोई लॉस तो नहीं हुआ, और फिर आपका बच जाएगा प्रॉफिट। तो देखो एक छोटे से मोमोज वाले ने, एक चाइनीज पॉइंट वाले ने भी सिस्टम को फॉलो किया। क्या सिस्टम था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। किन चीजों की, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स की। तो अब क्या हो रहा था कि डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन हो रही थी वो उसको रिकॉर्ड कर रहा था, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद वो क्लासिफाई कर रहा था। क्लासिफाई मतलब कि भैया उस रिकॉर्डिंग में से सेल की चीज सेल में चली गई, परचेज की परचेज में चली गई, क्रेडिट की क्रेडिट में चली गई, एडवांस की एडवांस में चली गई, है, जो किसी कस्टमर का है अपना पर्सनल खाता वो उसमें चला गया, क्लियर है। रॉ मटेरियल का जो हिसाब है वो उसमें चला गया, ठीक है, वो गया क्लासिफिकेशन। उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ वो क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है, यानी कि जिसके लिए उसने पूरा महीना ताम झाम किया उससे वो क्या कैलकुलेट करेगा, वो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है तो पता चलेगा। इसीलिए वो क्या करेगा, यहाँ से सेल्स का टोटल या फिर उसमें से खर्चे माइनस कर दिया, फिर लॉस माइनस कर दिया, ठीक है, हाँ है ना। और फिर उसके बाद वो जो निकल के आया वो एग्जैक्टली वो उसका रिजल्ट हुआ। उसके बाद वो चेक करेगा, एनालाइज करेगा और इंटरप्रेट करेगा उस रिजल्ट को बाद में कि आगे मुझे क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए, है ना। तो देखो एक छोटा सा एक मोमोज वाला भी कैसे अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है, हाँ है ना। अच्छा इसमें एक और चीज, बच्चे बोलते हैं सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि इवेंट्स क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है। देखो ट्रांजैक्शन बेटा हम जो करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं, जैसे कि परचेज करना हमारे हाथ में है, सेल करना हमारे हाथ में है ना, क्लियर है, और कोई भी खर्चा हम कर रहे हैं जो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो जा रहा है या आ रहा है वो हमारे हाथ में। बट कुछ ऐसी घटना है जो घट जाती है, जैसे कि एकदम से लॉस होना, ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया सामान, या बाहर का बोर्ड था तूफान आया टूट गया, तो 2000 का जो बोर्ड था वो टूट गया तो वो लॉस हो गया ना, तो वो भी तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसको रिपेयर तो करोगी, नुकसान हो गया उसको उसकी जगह पे नया आएगा, है ना। और लॉस बाय थेफ्ट, कोई सामान चोरी हो गया, क्लियर है। जैसे इसने कोई प्लेट मोमोज की एक प्लेट बनाई और इसने दे दी खाने के लिए और वो मोमोज खराब थे, तो कस्टमर ने बोला खराब है, तो ये क्या करेगा, उसको बोलेगा फेंक देगा, उसके बाद दूसरा बनेगा, तो वो मान लो वो एक प्लेट 100 रुपए की थी तो 100 रुपए का नुकसान हुआ ना,
तो वो हो गया इवेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो बोला हुआ है, ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं, इवेंट्स जो हो जाता है, घटना घट जाती है, ठीक है ना, उन दोनों को हमने रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर है? इसमें हमने सिस्टम भी समझ लिया अकाउंटिंग का। अब दूसरी बात कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है, यहां पे समझ लेते हैं भाई। अब ये सब मेन क्या है, कंपनी वॉम, ऑनर कौन है, राम, अकाउंटिंग किसकी हो रही है, वॉम की हो रही है। ये टेबल, स्टीमर, गैस, बोर्ड, ये काउंटर किसका है, वॉम का है। रॉ मटेरियल डिस्पोजल पे किसका है, वॉम का है। कस्टमर किसके हैं, वॉम के हैं। रेंट का खर्चा किसका है, वॉम का है। स्टाफ की सैलरी कौन देगा, वॉम देगा, ठीक है। ये सब जो भी चीज है वो किसका है, वॉम का। ये बात क्लियर होगी। तो कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी भी हो, अकाउंटिंग उसी कंपनी की होती है, ऑनर की नहीं होती है, राइट। अब इसमें हम समझते हैं कैपिटल क्या था। देखो कैपिटल 10,000 रुपीज था, इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस, ठीक है। क्लियर है बात। कैपिटल की डेफिनेशन बताई थी ना कि कैपिटल 3 पॉइंट बताए थे उसके बारे में। कैपिटल इज एन अमाउंट, अमाउंट बोला है, ठीक है। अमाउंट वो कैश में भी हो सकता है, सामान में भी हो सकता है। इसने यहाँ पे तो 10,000 रुपए दे दिए थे। अब वो 10,000 की जगह अगर घर से कुछ सामान भी लिया था साथ साथ तो वो भी काउंट होता, बट यहाँ पे उसने सीधा सीधा क्या किया, 10,000 रुपए लाके वॉम के नाम पे स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? तो कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस एट द बिगिनिंग एज वेल एज ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे तो अभी हमने समझा कि उसने शुरुआत में लगाए, कल को जरूरत पड़ गई तो वो और पैसे ऐड करता है इसको बड़ा करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, है ना। तो वहां पे वो भी कैपिटल ही कराएगी, एडिशनल कैपिटल। दूसरी बात क्या बताई थी कि वो ओपनिंग कैपिटल होता है, क्लोजिंग कैपिटल होता है, एडिशनल कैपिटल होता है ना। ओपनिंग 10,000 है, अगर वो साल के बीच में वो लगाता है वो एडिशनल कहलाएगी, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब बच जाती है वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। तीसरी चीज क्या बताई थी कि कैपिटल जो 10,000 है ये कंपनी के लिए यानी कि वॉर्म के लिए क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। क्यों है, ध्यान से देखना। अगर ये 10,000 ही नहीं देता तो क्या वॉर्म जिंदा हो पाता, नहीं हो पाता, है ना। तो हुआ क्या, वॉर्म पे तो 10,000 कर्जा है ना, कि जब भी अगर ये कभी बिजनेस बंद हुआ तो ये इसको वापस देना है सूद समेत। अब यहाँ पे सूद क्या है, प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट उसने ड्यूरेशन द ईयर जो भी कमाया होगा वो उसके साथ उसने वापस करना है ना। तो वो उसकी लायबिलिटी हुई ना, और क्योंकि ये ऑनर द्वारा लिया गया इसलिए वो इंटरनल लायबिलिटी हुई, ठीक है ना। तो कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है। ये कैपिटल की डेफिनेशन में बताया था और यहाँ पे क्लियर भी हो गया। उसके बाद अब बताया एसेट्स क्या होता है। अब देखो उसने 10,000 से क्या किया, एसेट्स कह दिए दो तरीके के। एक लॉन्ग टर्म चलने वाले स्टीमर लॉन्ग टाइम चलेगा, गैस चलेगा, टेबल चलेगा, बोर्ड चलेगा, काउंटर, ये हम मान के चलने के 1 साल से ज्यादा चलेगा। गैस सिलेंडर में मैं गैस फिलअप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चूल्हा टाइप होता है उसकी बात हो रही है, राइट। सिलेंडर तो हम भरवाते हैं, गैस वो करंट एसेट्स में आएगा क्योंकि उसमें खर्चा किया जा रहा है, राइट, उसका यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो उसके बाद रॉ मटेरियल डिस्पोजल। अब आप रॉ मटेरियल से तो कमा लेते हो क्योंकि रॉ मटेरियल को आगे बेचोगे, डिस्पोजल एक खर्चा है ना, वो करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो हो गया वेस्टिंग एसेट टाइप की, भाई एक्सपेंस में कि उसका उसके बदले आपको पैसे नहीं मिलेंगे। डिस्पोजल कोई एक एक्स्ट्रा मांग लेता है, टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा मांग लेता है ना, कई लोग तो म्यूनिस 2-3 बार मांग लेते हैं, तो उसका कोई चार्जेस नहीं होता है, बट वो रॉ मटेरियल में काउंट हो जाता है। तो यहां पे उसने क्या किया, एसेट्स क्रिएट की। अब उसके बाद मान लो अगर उसके पास पैसे कम पड़ते, है ना, जैसे काउंटर 5,000 रुपए का पड़ रहा था और हमारे पास पैसे कम है तो वो उधार में खरीदता, या टेबल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं तो वो उधार में खरीदता, तो वो क्या हो रहा है, वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती, साथ साथ एसेट्स भी टेबल आ जाता और साथ साथ लायबिलिटी भी आती। बट यहाँ पे लायबिलिटी का ऐसा कोई सीन नहीं है। अब क्या हुआ, डेली बेसिस पे कस्टमर मोमोज खा रहे हैं, है ना, सेल हो रही है, सेल हो रही है, वो ट्रांजेक्शन है। आप सुबह कच्चा खरीदते हो, दिन में पकाते हो, जो भी है उसको आगे बेच देते हो। सडनली कोई कस्टमर मान लो परमानेंट आते हैं ना, भैया उधार दे दो कल दे दूंगा, ऐसे करने वाले बतेरे कि भैया मेरा खाता चला दो, तो वो भी क्या है, वो डेटर हो गए आपके, क्योंकि आप उसको सर्विस दे रहे हो, मोमोज दे रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसने कल को वापस आपको पैसे करने हैं तो आपका क्या हो गया, डेटर हो गया, है ना। क्लियर है? आप पीछे से जिससे रॉ मटेरियल खरीद रहे हो आप उससे उधार में खरीद रहे हो, हाँ भाई आज खरीद रहा हूँ, भाई हिसाब ऐसे रखूंगा, 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते की टोटल पेमेंट दूंगा, तो वो आपका क्रेडिटर हो गया क्योंकि आप उससे खरीद रहे हो माल, है ना, डेली बेसिस पे। तो और आप उसे 1 हफ्ते बाद पेमेंट करोगे जो भी टोटल बनेगा। तो इससे क्या हुआ कि ये पीछे से जिससे खरीद रहा है वो क्रेडिटर हो गया उधार में, और आगे जिसको सेल कर रहा है कोई अगर है तो वो डेटर हो गया। डेटर और क्रेडिटर की जो डेफिनेशन बताई थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई, है ना। पीछे जिससे वो रॉ मटेरियल में मोमोज खरीद रहा है उधार में वो आपका क्रेडिटर हो गया क्योंकि आपने उसे पैसे पे कर रहे हैं। आगे आप जिसको बेच रहे हो, राइट, अगर कोई उधार वाला है कि हाँ भैया मैं डेली खाऊंगा बट मेरे को जैसी महीने की सैलरी मिलेगी तो मैं तब आपको दे दूंगा, या हफ्ते 2 हफ्ते आपको पेमेंट कर दूंगा, तो उस केस में वो आपका डेटर हो गया, है ना। क्लियर है?
तो देखो एक छोटे से एग्जांपल में हमें, अब इसी एग्जांपल को अगर आप पकड़ के चलोगे तो आप अपने सारे अकाउंटिंग टर्म्स को क्लियर कर लोगे। कैपिटल क्लियर हो गई, ट्रांजेक्शन क्लियर हो गई, आपका एसेट्स हो गया, आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स, आपका करंट एसेट्स हो गया, है ना, आपकी लायबिलिटी हो गई जिसमें क्रेडिटर था, आपका कैपिटल था, है ना, आपका सेल आ गया, ठीक है, परचेज आ गया जो आप पीछे से खरीद रहे हो, जैसे रॉ मटेरियल आप पीछे से खरीद रहे हो आगे बेचने के लिए, तो आप परचेज कर रहे हो, रॉ मटेरियल बाय नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप खुद बनाते हो तो अलग चीज है, बट अगर आप पीछे से खरीद के बेच रहे हो तो वो हो गया। अकाउंटिंग का सिस्टम भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो बताया है रिकॉर्डिंग जो डेली बेसिस पे कर रहा है, फिर उसके बाद क्लासीफाई कर रहा है, फिर मंथ के एंड में समराइज कर रहा है ना, किस चीज का, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसने की और जो भी इवेंट हुआ है उसका। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया। अब आप खुद ऐसे एग्जांपल बना सकते हो, जैसे चाय वाला एग्जांपल बना लिया कि चाय वाले अंकल होते हैं आपके आसपास, तो उसमें आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि उनके पास क्या क्या सामान होता है, कितने अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, क्लियर है। तो अगर किसी को भी डाउट हो तो वो कमेंट कर लें, ठीक है, मैं उसका डाउट अच्छे से और बता दूंगा। कोई पॉइंट हो जो समझ में ना आया हो, और इसका अगर ये समझ में आ गया है तो मैं आपको एक टास्क देना चाहूंगा, जिसको समझना और अच्छे से, तो ऐसी कोई अपने आप एग्जांपल क्रिएट कीजिए, ठीक है। देखो अकाउंट्स को समझना बहुत आसान है प्रैक्टिकल वे में, कि जो भी आप समझते हो ना उसका एक एग्जांपल क्रिएट कर दो अपने वे में, और अपने आसपास की लाइफ में देखो, ठीक है, उससे आसान हो जाएगा। ऐसे दूर इमेजिन करके सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने आसपास में देखो, अकाउंटिंग हमारे चारों तरफ है, क्लियर है। तो वहां से आपको अच्छे से समझ आएगा। मोमोज का एग्जांपल मैंने लिया, आप चाय वाला एग्जांपल ले लो, कि अगर चाय वाले अंकल अकाउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, चाय वाले शॉप के लिए, सॉरी, चाय वाले अंकल के लिए एसेट्स क्या होगी, लायबिलिटी क्या होगी, है ना, उनकी ट्रांजेक्शंस क्या होगी, वो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, क्लासीफाइंग कैसे करेंगे, ठीक है। हालांकि कंपनीज में तो सिस्टम बहुत आसान हो गया, कंपनी में आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करना होता है, क्लासीफाई नहीं करना होता, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर में काम करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग से अपने आप ही क्लासीफाई हो जाता है। जैसे मोबाइल में हम व्हाट्सएप चलाते हैं ना, उतना ही आसान हो जाता है कि कंपनी में आपको बस रिकॉर्डिंग आना चाहिए, उसके बाद क्लासीफाई अपने आप हो जाता है, फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट वगैरह जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखना होता है, कैलकुलेट करना होता है, राइट, वहां अपने आप पोस्टिंग हो जाती है। तो ये था बेटा मेरी तरफ से, जिस बच्चों को अकाउंटिंग समझ में नहीं आती कोई एग्जाम्पल के साथ, ये मैंने बहुत ही आसानी तरीके से आपके सामने ला दिया है। आप इसे अपने आप क्रिएट भी कर सकते हैं और इसमें कुछ डाल भी सकते हैं, अपने सारे अकाउंटिंग टर्म्स को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़िए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, और अगर सच में समझ में आया है तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और देखो बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बट अगर किसी को कुछ भी समझना हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, कोई भी पॉइंट हो, राइट। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इफ यू रियली लाइक द वे आई टीच देन प्रेस द लाइक बटन।